So we are here with the most exciting episode with Dr. Usha Arora ma'am, who's a lovely wife, best doctor, a great human being. तो आज हम उनके साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं जो एक यंग गर्ल को और एक वुमेन को, एक मदर को बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा. हेलो मैम, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर टू आवर चैनल. मैम, आपकी जर्नी के बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. हाउ यू बिकम अ गायनेकोलॉजिस्ट और आपकी जर्नी अब तक की कैसे रही. बिकॉज आई नो यू वेरी पर्सनली, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बट हमारे व्यूअर्स उतने काफ़ी अच्छे से नहीं जानते आपको. तो मैं चाहता हूँ कि आपकी जर्नी आप बताएं और वो समझ पाए आपकी जर्नी कैसी थी, क्या थी. हेलो. मेरी जर्नी एज ए डॉक्टर स्टार्ट हुई. एडमिशन मैंने लिया रोहतक मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट रोहतक मेडिकल कॉलेज इन 1972. उस समय बहुत कम लड़कियां डॉक्टर बनती थी, बिकॉज आजकल तो लड़की लड़के ऑलमोस्ट सेम प्रोपोर्शन, या बल्कि लड़कियां और आगे आ गई हैं. हमारे टाइम में ऐसा होता था कि जैसे 150 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें मुश्किल से 20-22 लड़कियां होती थी मेजॉरिटी, और लोग लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं थे उस समय. तो लकीली माय फादर ही वाज ए टीचर, प्रिंसिपल. सो बिकॉज ही वाज टीचर तो उनको एजुकेशन की वैल्यू मालूम थी. वी आर 8 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और सबको पढ़ाया उन्होंने, सबको. बीइंग ओनली वन सिंगल अर्निंग मेंबर, जबकि एक टीचर सोचो कितना कमा सकता है, फिर भी उन्होंने सबको पढ़ाया, 1 to all. मेरे एल्डर ब्रदर ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ WCL का पूरा कोल इंडिया. और उसके बाद एक मेरा भाई, उस समय समझो 1972 या 73, उसने इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और उसको US भेजा गया फॉर फर्दर स्टडीज़. मतलब बीइंग ए टीचर उन्होंने सबको प्रमोट किया, जबकि हालांकि हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे. हम लोग एक घर में रहते थे, छोटे से घर में, जिसमें कुएं से पानी भरा जाता था. और सब लोग, मम्मी मेरी बीमार रहती थी, शी वॉज ए पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा. इन स्पाइट ऑफ दैट उनकी, मेरे पापा की इच्छा थी कि मेरे सब बच्चे पढ़ें, चाहे लड़की हो या 4 ब्रदर 4 सिस्टर्स. तो एट दैट टाइम उन्होंने मेरे को एडमिशन दिलवाया. अब हम तो बच्चे थे, हमको क्या समझ आएगी. मेरा भाई चला गया अमेरिका, बड़ा भाई बाहर जॉब पे चला गया जो इंजीनियर बन गया. तो मेरे पापा आते थे स्कूल से, फॉर्म भरते थे हमारा, इसको यहाँ एंट्रेंस दिलवाओ, ऑल इंडिया बेस्ड दिलवाओ, यहाँ दिलवाओ. और हम लोग गुड़गांव में रहते थे, हरियाणा, जिसमें एक ही मेडिकल कॉलेज है, ओनली 1 मेडिकल कॉलेज. हरियाणा और पंजाब एक होता था उस समय. तो उन्होंने हमारा फॉर्म भरते थे, फिर हमको एडमिशन के लिए कोशिश की 12th के बाद. फिर उसके बाद मेरे को इंटरव्यू के लिए लेके जाते थे, छुट्टी लेके आते थे और मेरे को उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाया. तो तब मैं वहाँ से जैसे ही MBBS हो गई तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा मेरे को इंटर्नशिप में पैसा मिलना शुरू हुआ. और मेरे ब्रदर ने, मेरे को याद है जब मैं पढ़ रही थी MBBS, क्योंकि दैट वाज मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट, और हम लोग पढ़ाई के लिए हम लोग मतलब बुक्स भी नहीं अफोर्ड कर सकते, क्योंकि बुक्स मेडिकल की महंगी होती हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं. तो हम लोग लाइब्रेरी जाके पढ़ते थे. और जो क्लास में नोट्स होते थे ना, जो टीचर पढ़ाता था वो लिखते रहते थे, और वही नोट्स दे के हम एग्ज़ाम देते थे. लाइक दैट आई पास्ड MBBS इन फर्स्ट अटेम्प्ट. इन एवरी ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट. और जब मेरे को याद है हमारा लास्ट MBBS एग्ज़ाम था, तो एक प्रैक्टिकल में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो मेरे को लगा मैं तो पास होंगी नहीं. और आई क्राइड एंड क्राइड एंड क्राइड. रो रही थी, अगले पेपर की तैयारी नहीं कर रही. पापा आए वहाँ से, गुड़गांव से, रोहतक, और उन्होंने मेरे को समझाया कि घबरा मत, कोई बात नहीं, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, पर तू रो मत, अगले पेपर की तैयारी कर. खैर आई पास्ड, उसमें मैं फेल नहीं हुई, पास हो गई. अच्छा. पापा का बहुत सपोर्ट था. मतलब उसके बाद फिर दिल्ली शादी हो गई. दिल्ली में हस्बैंड भी डॉक्टर, वो भी MBBS के, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से. तो शादी हो गई. शादी के बाद क्या हुआ कि दिल्ली में एज यू नो, एक कोना उधर है तो दूसरा कोना उधर है, तो आपको बस से 1 घंटा 1.5 घंटा कहीं भी जाना पड़ता.
वहाँ पे मेरे को हाउस जॉब मिली, गायनी में हाउस जॉब मिली क्योंकि मेरे को शुरू से इंटरेस्ट था गायनी में। गायनी में हाउस जॉब मिली, ज्वाइन किया, लेकिन देन आई बिकेम प्रेग्नेंट, तो मेरे को बस में ट्रैवल करना भी मुश्किल होता था। फिर हमने, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे ESI तिलक नगर में जॉब पे थे, गवर्नमेंट जॉब पे थे। फिर हमने सोचा कि हम दोनों जो है ना कहीं जॉब करते हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड के भी जो पेरेंट्स थे सब भाई बहन, उनके भी पापा सिंगल अर्निंग मैन, और सबको 5 लोगों को उन्होंने भी पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। तो फिर हमने सोचा जॉब ज्वाइन करते हैं कहीं। तो जॉब दोनों को हमको WCL में मिली, क्योंकि मेरे बड़े ब्रदर थे WCL में। उन्होंने बोला इधर आ जाओ, इधर तुमको इंटरव्यू वगैरह लिया हमारा, हमको दोनों को जॉब मिली। और कहाँ पे मिली? पाथाखेड़ा। पाथाखेड़ा वो कहाँ पे है? घोड़ा डोंगरी, जो कि नाम भी नहीं सुना था हमने दिल्ली रहते हुए। एक इंसान जो दिल्ली से पला बड़ा हो और वो पाथाखेड़ा जैसी जगह में आ जाए, लोग भी, हम पहले तो जब पहुंचे हमारी ट्रेन घोड़ा डोंगरी, और ये देख के हैरान है कि कहाँ आ गए हम लोग, विलेज में। इतना विलेज, इतना इंटीरियर, ट्रेन भी वो छोटी सी स्टेशन, कहाँ दिल्ली स्टेशन और कहाँ इतूसा स्टेशन, और वहाँ से वो स्टेशन से भी 16 किलोमीटर दूर WCL का जो था हॉस्पिटल, वहाँ पे हमारी पोस्टिंग हुई। और उस समय TV वगैरह नहीं होता था, ना तो मोबाइल था, तो फ़ोन से कहीं से बात होती थी। वो लैंडलाइन से किसी के घर जाके बात करते थे जाके, या जो उनके रहते हैं ना टेलीफोन बूथ, वहाँ जा से बात करते थे। और फिर वहाँ पे खैर एनी हाउ जो भी है, हमारा वहाँ पे दोनों बच्चे हमारे वहीं पे ही पैदा हुए और पैदा भी कहाँ पे? हॉस्पिटल था पाडर हॉस्पिटल, वहाँ से 45 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके हमारे दोनों बच्चे, वो था मिशनरी हॉस्पिटल था, क्रिश्चियन हॉस्पिटल। खैर एनी हाउ उस समय मेरा सीज़र हुआ, आज से 45 साल पहले, जबकि सीज़र का इंसिडेंस भी बहुत कम था। और सोनोग्राफी तो होती ही नहीं थी, सोनोग्राफी मशीन वाज नॉट अवेलेबल। तो ये सब हुआ। फिर उसके बाद खैर एनी हाउ बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़े हो गए, मतलब वहीं से पढ़ाई शुरू की। फिर वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र इधर आया, चंद्रपुर आए हम, लालपेट हॉस्पिटल में। तो थोड़ा उससे बेटर, चंद्रपुर सिटी तो था, हालांकि ये भी उस समय बहुत बैकवर्ड होता था, पर चलो सिटी था, उससे पूरा थोड़ा बेटर पोजीशन में आ गए। इनको हमने पढ़ाया स्कूल में सेंटर स्कूल, क्योंकि वहाँ पे भी सेंटर स्कूल होता था, तो यहाँ पे भी सेंटर स्कूल में पढ़ाया। और हम लोग जॉब दोनों करते थे, और मेरे मदर इन लॉ फादर लॉ को हमने बुला लिया, क्योंकि हम दोनों जॉब पे जाते थे, तो दोनों बच्चों को कौन देखेगा, वही देखते थे, दोनों ग्रैंड पेरेंट्स इनको देखते थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक इंसिडेंस जो मेरे को याद है पाथाखेड़ा का, कि नहीं लालपेट का नहीं, पाथाखेड़ा का। तो हम लोग रात को जो कॉल आती थी, बिकॉज मैं गायनिक प्रैक्टिस कर रही थी, तो डिलीवरी पेशेंट आता था तो रात को जाना पड़ेगा, तो एम्बुलेंस आती थी लेने हमको। तो मैं एम्बुलेंस में गई, और फिर जब मैं आती, सुबह उठती थी ना, मेरी मदर इन लॉ मेरे से रोज़ पूछती थी क्या हुआ, लड़का हुआ कि लड़की हुई कुछ बड़े लोगों को इंटरेस्ट रहता है ये जानने का कि क्या हुआ। तो एक दिन मैं रात को आई, एक दिन रात को अटेंड करके आई, तो सुबह उन्होंने पूछा रात को क्या हुआ। मैंने कहा रात को ऐसा है, एक पेशेंट आई थी, बहुत सीरियस थी, उसको बच्चा उसका पेट में मर गया, और उसको अंदर ब्लीडिंग हो रही थी, और शी वाज इन कोमा, उसको BP बिल्कुल लो हो गया। कितना डिफिकल्ट होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन को, एक प्रेग्नेंट पेशेंट को हैंडल करना, और रात को, और आप जा रहे हो रात को अकेले, डॉक्टर वहाँ पे, और कोई लेडी डॉक्टर भी नहीं थी, आई वाज द ओनली लेडी डॉक्टर देयर। तो अब उस पेशेंट को हम लोग, ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते थे, उनको हम लोग पाडर हॉस्पिटल भेजते थे, और एम्बुलेंस से ही भेज देते थे। अब मैंने कहा अगर इसको मैं भेजती हूँ रात को, तो ये रास्ते में मर जाएगी, क्योंकि उसका BP चढ़ ही नहीं रहा था, सलाइन वलाइन लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन BP वॉज नॉट गेटिंग अप, मतलब 80-70 ऐसे चल रहा था, और पेशेंट को होश नहीं था, और बच्चा तो गया ही था पेट में। तो मैंने बोला, उस समय क्या होता था कि हम लोग अभी जो जैसे आजकल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसे डायरेक्ट नहीं देते, पहले ब्लड को चेक करते हैं ब्लड बैंक वाले, और उसके बाद ट्रांसफ्यूज करते हैं। उस समय क्या होता था, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना, एक बेड पे पेशेंट लेटा है, एक पे हीरो हीरोइन, ब्लड इधर से उतर रहा है उधर चढ़ रहा है, ऐसा होता था। तो अभी जो है ना, अभी उस समय ऐसा नहीं होता था, उस समय डायरेक्ट लेते थे ब्लड। उन्होंने, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव, पेशेंट का भी O पॉजिटिव था, तो मैंने कहा अब मैं ही दे देती हूँ ब्लड, क्योंकि उस समय कोई था नहीं।
तो मैंने सिस्टर को, लैब वाली लड़की को बुलाया और अपना ब्लड दिया उसको रात को। एट द सेम टाइम? यस, इन द नाइट, क्योंकि अदरवाइज पेशेंट मर जाती थी ना, अदरवाइज पेशेंट बचती नहीं थी। तो अब बीइंग ए डॉक्टर हमें पता है कैसे हम बचा सकते हैं पेशेंट को, और किसको बोलेंगे ब्लड देने के लिए आधी रात को, उसका ब्लड ग्रुप भी मिलना चाहिए। तो मेरा ब्लड भी वो पॉजिटिव था, पेशेंट का भी वो पॉजिटिव था, तो मैंने सिस्टर को ना मेरा ब्लड दे दो उसको रात को ब्लड चढ़ा दिया मेरा और उसको रेफर कर दिया। प्रोफेशन भी फॉलो किया आपने और एक ह्यूमैनिटी भी फॉलो करना हाँ, पड़ा दोनों बातें एट द सेम टाइम। यस, आवर प्रोफेशन इज लाइक दैट कि ऑन वन सेंस, on one hand we are saving the patient, right, and on other hand we are earning also, doing duty also, right. ड्यूटी के साथ हमारा तो प्रोफेशन है, हमारी अर्निंग भी यही है और एक तरीके से सेवा भी यही है, right. तो उसको मैंने रात को रेफ़र कर दिया। एनी हाउ पेशेंट वॉज सेव्ड, बच्चा तो गया ही था उसका, वहाँ जाके सीजर हुआ, अगले दिन हमने रिपोर्ट लिया, वो पेशेंट बच गए। तो मेरी मदर इन लॉ ने मेरे से पूछा रात को क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, मैंने अपना ब्लड दे दिया रात को उसको। तो वो क्या बोलती है, अरे तूने तो ज़िंदगी सबसे बड़ा अच्छा दान कर दिया, इतना बड़ा दान कर दिया। नहीं, वही तो, एट द सेम टाइम आप दोनों चीज़ें कर रहे हो, इट्स वेरी बिग डील। यस, बिकॉज ब्लड देने के बाद शायद थोड़ी कमजोरी भी आती है। डॉक्टर लोग नहीं सोचते ऐसा, डॉक्टर लोग नहीं सोचते। मेरे को लगा शायद मेरी मदर लॉ मेरे को डांटेंगी कि तूने क्यों दिया, क्योंकि उस समय लोग बहुत गुस्सा होते थे ना। right. और बीइंग लड़कियों को तो देना और ज़्यादा, मतलब लड़के लोग तो दें भी थोड़ा, उनको लगता है ये स्ट्रांग है, लड़कियां तो लगता है उनको स्ट्रांग नहीं है। पर खैर एनी हाउ उनके कमेंट से मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो जब बोली कि तूने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, ज़िंदगी का बहुत बड़ा दान दे दिया। तो आई वॉज सो हैप्पी कि चलो मैंने अपना जो भी प्रोफेशन है उसको, आई वॉज फेथफुल टू माई प्रोफेशन। ये इंसिडेंट जो हुआ, जो पेट में बेबी डेड हो गया, तो ऐसे कोई चीज़ों से होता है या क्या प्रिकॉशन है जो वुमेन को लेना चाहिए? हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनको 9 मंथ तक क्या फॉलोअप लेना चाहिए जिससे वो एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सके और आपको भी आसानी हो? बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग जो एंटीनेटल चेकअप के लिए एवरी मंथ पेशेंट को बुलाते हैं, इसीलिए बुलाते हैं, उसका पर्पज़ ही हमारा यही है कि चेकअप के साथ साथ हमको ये तो पता लगता है पेशेंट की, बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है, दूसरा मदर को क्या रिस्क है। जैसे उसको, वो पेशेंट को क्या हुआ होगा, उसका बीपी बढ़ा है ना, पेशेंट वो आते नहीं है, गाँव में कहाँ आते हैं पेशेंट रेगुलर चेकअप के लिए। कब बीपी बढ़ा, अंदर ब्लीडिंग हो गई, उसको ब्लीडिंग होने से उसका बेबी डेथ हो गया, और ब्लीडिंग होने से उसका बीपी लो हो गया, क्योंकि अंदर ब्लीडिंग हो ही रही थी। उसको स्टॉप करने के लिए हमको तुरंत सीजर करके बच्चे को निकालना पड़ता है, और ब्लीडिंग प्लेसेंटा निकल जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ये प्रिकॉशंस हम, ये चीज़ें हम पेशेंट को बताते हैं, और जो रेगुलर चेकअप करते हैं हम, उसका हमारा पर्पज़ ही यही है कि हमें पहले से पता लग जाए कि इसको खून की कमी है क्या, कई पेशेंट्स को क्या हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, डाइट बराबर नहीं जाती, दवाई बराबर नहीं लेते, वो पता लग जाता है, अनीमिया। दूसरी बात, बीपी कब बढ़ रहा है उसका, क्योंकि शुरू में बीपी नॉर्मल चलता रहता है, एक स्टेज आती है 6-7 मंथ्स के बाद बीपी सडनली बढ़ना शुरू हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये हाई रिस्क फैक्टर बोलते हैं हम। आजकल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम, पता है क्या किया मोदी जी, ये अच्छा काम किया है कि जितने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, छोटे छोटे दवाखाने गांव में, और अपने इवन चंद्रपुर में, जैसे कि मैं बगरखेड़ जाती हूँ, हैं, आई गो टू बगरखेड़, आई गो टू भीवापुर, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उन्होंने कंसल्टेंट रख दिए, गायनेकोलॉजिस्ट, वंस इन ए वीक आई गो देयर, और वहाँ पे सिर्फ एंटीनेटल पेशेंट ही देखती हूँ, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, और उसमें हमारा देखना क्या है, चेकअप करते हैं, उसमें कौन से पेशेंट को हाई रिस्क है, कौन से पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, वो पेशेंट हम वो रेड इंक से उनके रजिस्टर में एंट्री करते हैं, उनके कार्ड पे लिखते हैं ऊपर कि ये हाई रिस्क है, और पेशेंट को भी समझाते हैं कि तुम्हारे में रिस्क है, और किसी भी कीमत में घर में डिलीवरी नहीं करना, इवन छोटी मोटी जगह पे भी नहीं करना, हायर सेंटर पे करना, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करो या प्राइवेट हॉस्पिटल में जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, ब्लड बैंक की, आईसीयू की, हर फैसिलिटी, पीडियाट्रिशियन की, वहाँ जाके डिलीवरी करना, हाई रिस्क फैक्टर, क्योंकि ऐसे ही पेशेंट में मैटरनल मोर्टेलिटी का डर रहता है, जिसमें माँ की जान जा सकती है, क्योंकि बीपी रहा, अंदर ब्लीडिंग हो सकती है,
बाद में डिलीवरी के बाद पीपीएच, ज़्यादा ब्लीडिंग से डेथ होती है। Right. डेथ के कॉज ही यही है, डेथ के कारण ही जितनी भी मैटरनल डेथ्स होती हैं जो कि माँ की डिलीवरी के बाद डेथ होती है, एक तो ब्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, क्योंकि चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजर, उस समय इतनी ब्लीडिंग होती है कि कोई भी इंसान उसको रोकने के लिए जब अब आजकल तो बहुत एडवांस हो गया है, बहुत सारे इंजेक्शन दवाइयाँ आ गई हैं जिससे प्रिवेंट करते हैं, और इंसिडेंस भी बहुत कम हो गया मैटरनल मोर्टेलिटी का, बहुत कम। बराबर। एज अ जैसे अभी प्रेग्नेंट वुमेन्स आती है आपके पास, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, तो एक फादर का क्या रोल है, हस्बैंड का क्या रोल होना चाहिए उनको सपोर्ट करने के लिए यस, ड्यूरिंग 9 मंथ की प्रेगनेंसी में, उनका कैसे केयर लेना चाहिए? बिकॉज क्या होता है ना कि एक जो बोल सकते हैं कि एक हस्बैंड है, वो एक बिकम अ फादर गोइंग टू बिकम अ फादर, तो उसको वो टेंशन भी होता है, जॉब का टेंशन होता है, तो हाउ कैसे डील करना चाहिए, वो कैसे हैंडल करना चाहिए उसने अपने वाइफ को एज ए जो लेडी बीइंग ए मदर बनने फादर। वाले, हाँ यस, बीइंग अ फादर क्या केयर लेना चाहिए? वो ऐसा है ना, एक तो देखो जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको एक तो सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट चाहिए, राइट। क्योंकि जो भी उसका तकलीफ हो रही है, जो क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा वो है ना, दो हाँ जिंदगियों का दो सवाल है, जिंदगियों का सवाल है, बच्चे का भी माँ का माँ भी। का भी। और कॉम्प्लिकेशन भी होती हैं, एज यू नो कॉम्प्लिकेशंस। पहले ज़माने में बहुत सारी लेडीज़ की डेथ हो जाती थी डिलीवरी के टाइम, बहुत सारे बच्चे मर जाते थे, पेट में चले जाते। अभी भी ऐसा कभी कभी अगर केयर नहीं ली जाए तो बच्चा पेट में मर जाता है। राइट। और अभी आजकल मशीनें आ गई हैं, सोनोग्राफी हम हर टाइम हम बताते हैं कौन से मंथ पे आपको सोनोग्राफी ज़रूरी है। जैसे कि हर प्रेग्नेंट लेडी को हम पहले 2 महीने में सोनोग्राफी देखते हैं कि बच्चे का हार्ट बीट आ गया कि नहीं आया, सिंगल बच्चा है कि डबल है, कि लाइव है कि नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स हमको फर्स्ट 2 मंथ्स में पता लग जाते हैं। राइट। वो देखना ज़रूरी है कि क्योंकि सोनोग्राफी करते हैं तो एक तो आपको पता लग जाता है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है। कभी कभी बच्चा ट्यूब में भी होता है, अच्छा। तो वो भी पता लग जाता है कि अगर बच्चेदानी में नहीं है 2 महीने में, ट्यूब में हो सकता है। ओके। तो वो कब पता लगता है, अगर वो नहीं हम करें और ट्यूब में रहा तो वो ट्यूब में प्रेगनेंसी बस्ट हो जाती है। वो भी एक इमरजेंसी होती है, तो बस्ट होने से ब्लड जो है उसका पेट में चला जाता है और पेशेंट का बीपी फॉल हो जाएगा, पेशेंट सीरियस हो जाएगी। तो वो सब अपने को पहले से 2 महीने में ही पता लग जाता है कि बच्चे की पेशेंट की प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है, ट्यूब में नहीं है, सिंगल है, डबल है कि ट्रिपलेट है, वो भी आपको 2 महीने में ही पता लग जाता है। फिर उसका हार्ट बीट दिख जाता है, 2 महीने से पहले ही हार्ट बीट आ जाता है, तो वो पता लग जाता है बच्चा लाइव है कि नहीं है। फिर अगर हार्ट बीट नहीं आया तो बच्चा एबनॉर्मल भी हो सकता है, कभी कभी ब्लाइटेड होम जिसको हम बोलते हैं वो रहता है। तो ये सब बातें जो है ना शुरू से ही ज़रूरी है। और अच्छा, वो लेडी कैसे सोनोग्राफी कराएगी जब तक हस्बैंड उसका साथ नहीं देगा? प्राइवेट में कराएगी तो पैसे लगेंगे, पैसे तो हस्बैंड को सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर दूसरा है, उसके बाद हम 3 मंथ्स पे कराते हैं। 3 मंथ्स पे क्यों कराते हैं कि एक तो एंटी स्कैन होता है जिससे पता लगता है कि बच्चा मंदबुद्धि, तो क्योंकि पहले बहुत सारे बच्चे मंदबुद्धि होते थे, है ना, डाउन सिंड्रोम होता था। अभी पहले से ही पता लग जाता है, 3 मंथ्स में पता लग जाता है। एक एंटी स्कैन रहता है और एक हम ड्यूअल मार्कर टेस्ट कराते हैं। अच्छा। तो उससे हमें काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि ये बच्चा नॉर्मल रहेगा कि मंदबुद्धि तो नहीं होगा, वो पता लग जाता है। फिर हम 5 मंथ्स पे कराते हैं एनॉमली स्कैन, जिसके सारा स्ट्रक्चर देखते हैं, हाथ पैर आँख कान नाक बैकबोन एवरीथिंग, कि कहीं कोई उसको फॉल्ट तो नहीं है, ओके। फॉल्ट तो नहीं है, हर चीज़ उसके बॉडी पार्ट्स नॉर्मल है कि नहीं है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं किसी का हाथ नहीं है, किसी का छोटा है, किसी का कान नहीं है, वो सब पहले से, किसी का यहाँ पे क्लेफ्ट भी होता है, वो सब पता लग वो जाता है। पता लग जाता है पहले से, अपन केयर ले सकते हो केयर अच्छी ले चीज। राइट। अगर बच्चा अब नॉर्मल है, समझो आपको पता लग गया, तो उसको अबॉर्ट कर सकते हैं, 5 मंथ्स तक अबॉर्ट कर सकते हैं। ओके। और अभी तो जो नया लॉ आया उसमें 6 मंथ्स तक भी कर सकते हैं अबॉर्ट। ओके। क्योंकि कई लोग, जैसे पेशेंट आया ही नहीं आपके पास, या हमने एडवाइस किया सोनोग्राफी, वो नहीं कराई, नहीं कर पाया। पेशेंट का क्या है, पैसों का भी जो आप बोले हो, फादर का रोल, राइट। उसको सपोर्ट होना चाहिए। फिर वो अकेली कैसे जाएगी लेडी, अकेले के तो राइट। उसके साथ कोई चाहिए। फिर या तो फादर हो या मदर इन लॉ हो, किसी ना किसी का सपोर्ट तो चाहिए उसको। फिर सोनोग्राफी जो डॉक्टर ने एडवाइस की उनको फॉलो भी करना चाहिए। अपने लेडीज़ जो पुरानी लेडीज़, हमारे टाइम में कहाँ होता था, हम कौन सी सोनोग्राफी कराएं, हमारे बच्चे तो सब ठीक है ना, ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलती हैं लेडीज़। तो अभी हम बोलते हैं 5 मंथ्स पे कराओ, नहीं हम 7 मंथ्स पे कराएंगे, हम 9 मंथ्स पे कराएंगे, उनका अपना ही चलता है। तो
जो एजुकेटेड है या जो अगर उसका हस्बैंड आता है तो हम उसको समझाते हैं, भैया 5 मंथ्स में इसलिए कराते हैं, बच्चे में कोई फॉल्ट होगा तो पता लग जाएगा। और 3 मंथ में इससे कराते हैं कि अगर कोई मंदबुद्धि होगा या कुछ ऑटिज़म या कुछ बीमारी होगी तो आपको ऐसा मंदबुद्धि बच्चा पैदा होगी, ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट। तो वो सब अभी आप 1600 रुपये 2000 खर्च करोगे और ज़िंदगी भर की प्रॉब्लम हटाओगे उससे तो बच अच्छा जाओगे। है। ऐसी है। फिर 8-9 मंथ्स से में कराते 7 मंथ्स में कराते हैं, जस्ट टू से द ग्रोथ वगैरह बराबर हो रही है। 9 मंथ्स में उसका सब देखने के लिए नॉर्मल हो जाएगी कि सीज़र करना पड़ेगा, पानी की मात्रा बराबर है नहीं है, बच्चे की ग्रोथ बराबर है नहीं है, पोजीशन नॉर्मल है नहीं है, प्लेसेंटा के मतलब सो मैनी फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि बच्चा सब ठीक ठाक है, इसकी नॉर्मल डिलीवरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब बातें, इसमें फादर का बहुत बड़ा रोल बहुत रहता बड़ा। है। जब तक वो रेगुलर उसको लेके नहीं आएगा या डॉक्टर की एडवाइस फॉलो नहीं करेगा तो पेशेंट क्या करेगा? बराबर है। राइट राइट। है कि एक नहीं? लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमन ने? वर्कआउट करना चाहिए या वॉक पे जाना चाहिए? वो कितना बड़ा सपोर्ट करता है इनको? हाँ। बिकॉज आज के डेट में ऐसा है ना कि बहुत सारे वुमेन्स को मैंने देखा है, जैसे मेरे भी फैमिली में 2-3 जन को दिया प्रेग्नेंट है तो ज़्यादातर घर में रहो, आराम करो, कहीं जाओ मत। बट एट द अदर साइड बहुत डिफरेंट है। इंडिया के बाहर देखा जाए तो बहुत डिफरेंट है। सब प्रेग्नेंट वुमेन्स लाइक कि वो वर्कआउट करती है, जिम जाती है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करती है जस्ट टू इंश्योर कि उनका बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे, बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, कोई माइनर से माइनर भी प्रॉब्लम ना आए डिलीवरी के टाइम। तो ये अपने इंडिया में इतना कम क्यों है? कम वैसे ये देखा। मिथ है हाँ, या क्या है ये? देखा मिथ्स है ना, मिथ्स है ना बहुत सारी। क्योंकि पुरानी जो लेडीज़ हैं दे आर नॉट एजुकेटेड, जो राइट। पुराने टाइम के हैं उनके दिमाग में वही चलता है, हम सास हैं, हम मदर इन लॉ हैं, तो हम जो बोलेंगे वही करना चाहिए, है ना। और हम ऐसा करते थे, हम घर से बाहर नहीं जाते थे, वो उनके दिमाग में वही चलता रहता है कि तुम नॉर्मल रूटीन रखो ना, नॉर्मल वर्कआउट करो, जो भी तुम करते हो सब कुछ करो, सब Right. कुछ खाओ, कुछ भी मना नहीं है, राइट। और अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल रखो। लाइफस्टाइल। खाने में ध्यान जरूर दो हर चीज़ का, पानी ज़्यादा पियो, हरी सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, फल फ्रूट खाओ, प्रोटीन लो, हर चीज़ बताते हैं। और साथ में वर्कआउट भी करते रहो, वॉकिंग कोई मना नहीं है। जरूरी है, वर्कआउट जरूरी है ना। हाँ, तभी तो आप नॉर्मल रहोगे ना। अगर आप बेड पे ही पड़े रहोगे, सोते रहोगे, तो कैसे आप हेल्दी रहोगे? फिर राइट। कैसे आपका बॉडी एक्टिव रहेगा? और बच्चे को भी ठीक है रेस्ट करने से, कुछ पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं रेस्ट। कोई बैड ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री है, किसी के अबॉर्शन हो रहे हैं, किसी का बच्चा अच्छा है, उस कुछ लोगों को हम एडवाइस करते हैं, या किसी का बीपी बढ़ रहा है, कुछ लोगों को एडवाइस करते हैं। बट अगर सब कुछ नॉर्मल है तो सब नॉर्मल रूटीन रखना चाहिए। आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करो, काम कर रहे हो काम करो, खाना बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो करो, वॉक करते हो करो, जिम में कोई वो वाली एक्सरसाइज मत करो, वेट लिफ्टिंग ये सब नहीं करना। इवन योगा वाला भी बोलते हैं आप सांस लेने वाली ब्रीदिंग कर सकते हो, आप योगा वाली एक्सरसाइज जिसमें पेट पे प्रेशर आता है वो नहीं करना, वो नहीं करना है, बाकी सब कर बाकी सकते सब हो। कर सकते एवरीबॉडी एडवाइजेस, टीवी में भी बता रहे हैं, सब जगह पढ़ी लिखी लड़कियां सब करती हैं, दे ऑल आर डूइंग। हैं। और कुछ जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या कुछ हैं, वो तो उनका तो वही चलता रहता है, सास बोलेगी ये सब वो उल्टा, बहू भी उसकी बात नहीं सुनती है और सास भी उसकी बात नहीं सुनती है। वही अपने चैनल का पर्पस ही वो था कि हम वो चीज़ें पहुंचाना चाह रहे हैं कि मतलब लाइक जो नहीं समझ पा रहा है, जिसको नहीं नॉलेज है, उसको मिल सके। इसका पर्पस ही अपना वो था। और आजकल क्या होता है ना कि ये पीसीओडी हो गया, Yes. पीसीओएस हो गया, ये इतना ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है गर्ल्स के लिए? गर्ल्स के यंग लिए। गर्ल्स में सबसे ज़्यादा देखा हूँ मैंने ये प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल है, हो रही है बहुत problem। ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। वो भी हो रही है, इनफर्टिलिटी की भी हो रही है, दोनों तो प्रॉब्लम्स ये हो रही कितना हैं। बड़ा रोल प्ले करता है ये पीसीओएस, पीसीओडी? इसके पीसीओएस के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो है, एक तो लाइफस्टाइल, है ना, दूसरा खाना पीना। ये जो बाहर का जो लोगों ने शुरू कर दिया ना, बाहर का खाना पीना, जितना भी फास्ट फूड सेंटर हैं, ये चाइनीज़, ये बहुत नुकसान, क्योंकि वो जितने सॉसेज ये सब डालते हैं उसमें, और वो जो तेल उसको रीफ्राई करते रहते हैं उसी में, वो सब बहुत हार्मफुल है। उससे क्या हो जाता है कि हार्मोन्स, एक तो मोटापा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट, बाहर का खाना खाने से, पिज़्ज़ा, ये जितने भी चाइनीज़ फूड है, ये सब जितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको तो खाना ही नहीं चाहिए। बाकी लड़कियों के लिए भी ये बहुत हार्म कर रहे हैं। और दूसरा पोल्यूशन, जो अपने एटमॉस्फेयर में इतनी पोल्यूशन हो रही है गाड़ियों की वजह से, इसकी वजह से, धुएं की वजह से,
दिल्ली साइड में तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, देख ही रहे हो आप। तो ये बहुत नुकसान कर रहा है। और दूसरा ये जो अपने खाद हैं, ये जो प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब डाल डाल के खाद वाद जो आर्टिफिशियल ये सब डाल डाल के चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, उसमें भी वो सब भी बहुत पोल्यूशन, उससे भी बहुत वो हो रहा है ना, बहुत नुकसान हो रहा है। जितने भी ये उसमें डाल रहे हैं, कीटनाशक दवाएं डाल रहे हैं, इवन पानी भी प्योर नहीं है, उसमें भी कितना इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को। पानी है, फास्ट फूड है, लाइफस्टाइल है। जितनी भी पीसीओडी की लड़कियां हैं, पीसीओएस की, उनको प्रॉब्लम, उनका ट्रीटमेंट ही यही है कि बाहर का फास्ट फूड बंद करो, लाइफस्टाइल चेंज करो, एक्सरसाइज करो, वेट अपना लिमिट में रखो, तो आपके हार्मोन्स नॉर्मल रहेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे क्योर हो जाएगा। हाँ, यानी दवाइयाँ तो जड़ हैं से ही हैं। मिटाने वाली चीज़ है क्या वो? बिल्कुल, दवाइयाँ तो हैं ही हैं, दवाइयों के साथ इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल को मेंटेन करना बहुत बड़ा रोल है, बहुत ऑल ओवर फीमेल बॉडी के लिए, ऑल ओवर, फीमेल हो मेल हो दोनों के लिए। राइट। लाइफस्टाइल तो दोनों के लिए अच्छा होना ही चाहिए। पहले के लोग घर का ही खाना खाते थे, हेल्दी रहते थे, सारे काम करते थे, चक्की पीसती थी लेडी, सारे काम करती थी, तो दे वर हेल्दी। आजकल क्या है, आजकल तो कोई सारा चीज़ बाहर से बुला लो, ये फास्ट फूड बुला लो, घर में बैठे बैठे टीवी देखते रहो, ये खाते रहो, वो खाते रहो, स्नैक्स ही खाते रहते हैं, कहीं पे भी जाओ स्नैक्स ज़्यादा, खाना कम ये और हमने आजकल देखा है, जैसे अब मेरी मदर है, मेरी मदर को थायराइड का बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने देखा हो ना कि जैसे हर एक दूसरे घर में थायराइड पेशेंट है ही है। एक वुमेन जो है उसको थायराइड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और अगर लड़का या हस्बैंड चाहेगा भी उनको समझाना, तो वो बोलते हैं कि हम घर में कसरत कर लेते हैं, हम घर में हमारा काम होता है, उसमें ही बॉडी हो जाती है। तो वो मतलब मैं भी चाहता हूँ कि मेरे मम्मी को भी ये चीज़ समझे, ताकि मैं उनको वो चीज़ से निकाल सकूँ। बिकॉज एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ ऐसा कि मेरे मदर ने 2 मंथ के लिए टैबलेट बंद कर दी थी, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था। तो ये थायराइड को कैसे क्योर करना चाहिए, इसके लिए क्या लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए? थायराइड के लिए देखो, लाइफस्टाइल तो मेन तो जो आप बोल रहे हो कि एक तो लाइफस्टाइल ये है कि आप हेल्दी रखो, है ना, डाइट में, और आयोडाइज साल्ट बोलते हैं वो खाना चाहिए। दूसरा एक्सरसाइज, तो मैं कहती हूँ कोई भी बीमारी हो, थायराइड हो, कुछ हो, इवन हार्ट अटैक भी हो, उसमें भी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको पूरा बॉडी के सारे हार्मोन, थायराइड में भी तो एक हार्मोन ही रिलीज होता है ना, जो कि हमारा मोटापा बढ़ाता है, बॉडी को लेजी करता है, वेट बढ़ता है, चाहे उसमें ओडिमा पिटिंग नहीं होता, नॉन पिटिंग होता है, लेकिन वेट उसी की वजह से बढ़ता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है। तो ये सब बातों का, ये सब चीज़ों का अभी क्यों आजकल थायराइड होने लगा है, क्योंकि बहुत लोग चेक कराने लगे। पहले तो लोग चेक ही नहीं कराते थे ना, उनको पता भी नहीं चलता, पता ही नहीं चलता है या नहीं है। हाँ। दूसरा लाइफस्टाइल, जो अभी सब लोग काम ही नहीं करते, कोई एक्सरसाइज वाला स्ट्रेनर्स वाला कोई करता ही नहीं है। पहले हार्ड वर्क बहुत करते थे। अभी हर एक के घर में नौकर हैं, 1 2 3 4 5 नौकर ही रखे हुए हैं हर एक ने, हर काम के लिए। टीवी के लिए रिमोट है, हर चीज़ के लिए रिमोट है, हिलते ही नहीं है अपनी सीट से, हिलते ही तो नहीं है। टीवी देखते हैं तो उठ के बंद तो कोई नहीं करता ना। लेजीनेस ज़्यादा आ गया आज के जनरेशन में, बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ गया। मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा लेजीनेस आ गया। अभी तो फैन का भी रिमोट, इसका भी रिमोट, वहीं बैठे बैठे ही सब कुछ करते हैं। वही मिथ बस्ट करना था आपने को, कि एक मतलब बोलते कि हम वर्कआउट हो जाता, हमारा घर के कामों में वर्कआउट हो जाता, बट वो सही नहीं है ना। उसके बाहर भी निकल के बहुत सारी चीज़ें करना पड़ता है एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने को, वो मिथ को बस्ट करना है। तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे उसके लिए, जैसे एक पर्टिकुलर एक चीज़ क्या बताना चाहेंगे आप? देखो ऐसा है, अभी चाहे मेरी एज 70 हो गई है, राइट, इवन देन मेरे को लगता है पिछले 45 साल, कम से कम लास्ट 45 ईयर्स, मेरे को याद नहीं है मैंने एक भी दिन एक्सरसाइज ना की हो। वॉकिंग तो जब हमारे बच्चे छोटे थे तो तब से भी मैं आई वॉज डूइंग जॉब, पर हम सुबह 5 बजे उठ के वॉक करने जाते थे, 5 से 6 पक्का, हॉस्पिटल के आसपास ही डेली, हॉस्पिटल, लालपेट हॉस्पिटल के चारों तरफ घूमते रहते थे। पाथाखेड़ा में थे तो वहाँ से हम शोभापुर जाते थे 5 किलोमीटर वॉक करके। और आज की डेट में भी अभी हम रोज़ 10 किलोमीटर वॉक में करती हूँ डेली। तो एक हैबिट बना लो ना, और वो अच्छा भी लगता है। और ना मेरे को बीपी है, ना मेरे को शुगर है, नो प्रॉब्लम। 70 में ये कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, मेरे पास कितने MR आते हैं दवाइयों के लिए, आज तक मैंने कोई कफ सिरप टेस्ट नहीं किया, टेस्ट तक नहीं किया। मैं आई कैनॉट इमेजिन कि मैं कोई दवाई पीऊँ, मेरे को बहुत ख़राब लगती है।
फिर मैंने आज तक कोई गोली कैल्शियम की नहीं खाई नहीं, कोई गोली, सब लोग मेरे को डांटते हैं कैल्शियम तो खा लो, वो भी नहीं खाती। कोई मेडिसिन नहीं ली मैंने जिंदगी भर। पेशेंट्स जो पैनिक करते हैं, यानी आपके ओपीडी में आते हैं पेशेंट काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते, तो हाउ यू डील विद देम? क्या होता है, पर्पस क्या होता है कि इनको कितना न्यूट्रल करके भेजना चाहिए भाई यहाँ तो से? मेरे को कभी गुस्सा नहीं आता। आई नेवर, मैं सोचती हूँ ये तो पेशेंट है ना, राइट। दे आर पेशेंट्स, वी आर डॉक्टर्स, तो हमारा काम है इनकी बात सुनना। सिस्टर्स को भी बोलती हूँ, स्टाफ को, मैं सब स्टाफ को क्या समझाती हूँ, कोई भी पेशेंट से ज़ोर से बात नहीं कर, अगर वो ज़ोर से भी करता है तो भी आपको ज़ोर से जवाब नहीं देना, क्योंकि हमारा काम क्या है, पेशेंट को ठीक करना। उसको गुस्सा क्यों आता है, उसको किसी भी बात पे गुस्सा आ सकता है, किसी भी बात पे, लेट हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी बात पे आ सकता है, लेकिन तुमको गुस्सा नहीं होना। उसको समझा दो, कोई बात नहीं बेटा, अभी थोड़ी देर में आपको बुला लेते हैं। कोई ज़्यादा गुस्सा होता है तो उसको पहले दे दो मेरे पास, राइट। शांत कर दो, शांत हो जाते हैं, दे बिकम हैप्पी। अभी और काफ़ी यंग लड़की और यानी यंग गर्ल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है इन्फेक्शन वगैरह का, बट वो डिस्कस करते नहीं है, इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते कि वो आ जाएंगे आपके पास या कोई गायनेक डॉक्टर के पास जाके फ्रीली डिस्कस करेंगे। वो बहुत ज़्यादा अंदर ही दबक के रह जाती है चीज़ें, गूगल करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, एंड देन जाते हैं स्टोर, मेडिकल स्टोर्स पे एंड प्रिकॉशंस लेके फॉलोअप करते हैं। तो वो कितना ज़्यादा नुकसानदायक है उनके लिए? वो ऐसा है, देखो, ये तो हमारा है काम अवेयरनेस क्रिएट करना, डॉक्टर्स का काम है ना, अवेयरनेस अमंग गर्ल्स, क्योंकि हम जाते हैं बहुत जगह पे, इवन हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वहाँ से भी डॉक्टर्स बहुत जगह अवेयरनेस करते हैं। मैं भी जाती हूँ, एसपी कॉलेज जाती हूँ, फिर एफईएस कॉलेज जाती हूँ। गर्ल्स का एवरी ईयर आई टेक मेडिकल हेल्थ चेकअप के लिए जाती हूँ, तो उनको बताती हूँ, पूछती हूँ, जो भी उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जो भी है, तो उनको बोलती हूँ टू बी वेरी फ्रैंक, आप लोग फ्रैंक होके मेरे से बात, बिग ये लेडी आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मम्मी को बता सकते हो। और मैं उनको बोलती हूँ जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अब मेरा हॉस्पिटल है, क्योंकि एसपी कॉलेज भी पास है, एफईएस कॉलेज भी पास है, कभी भी आओ, आई विल सी यू, और मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, जो भी है, तो वो मैं ठीक करके दूँगी, जो भी वाइट डिस्चार्ज है, वट एवर इज़ अ प्रॉब्लम विद द गर्ल्स, तो हम उनको अवेयरनेस करते हैं। राइट राइट। एक मदर का भी काम होता है घर में, एक अपने बच्ची को अवेयर करना, एक यंग गर्ल को अवेयर करना, बिकॉज वो जब मदर उतनी फ्रेंडली रहेंगी तो बच्ची भी उतनी फ्रेंडली रहेगी, तो वो एक मदर का भी काम होता है। तो आप एक मदर को क्या बताना चाहेंगे, यानी यही कि आप क्या गाइड अपने, करना जो चाहेंगे? आप बोल रहे हो ना कि बच्चियों के साथ एज ए फ्रेंड ट्रीटमेंट करो, एज ए फ्रेंडली, राइट। उनके साथ डिस्कस करो, क्योंकि क्या होता है, जैसे मेंसेस का प्रॉब्लम है, जो आप बोलते हैं हेजिटेशन होती है लड़कियों को बताने में, अगर मदर उनको समझाएगी ठीक से, नैपकिन यूज़ करो, ऐसा साफ रखो, ऐसा होता है, कोई नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है, तो दे बिकम फ्रेंडली। और वो मदर का ड्यूटी है लड़कियों से पूछते रहना, बात करते रहना कि उनको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं या गायनिक प्रॉब्लम है, तो उनको डॉक्टर के पास लेके जाना, जो भी प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास, क्योंकि हम लोग तो, हमारा बताना और उनका बताने में बहुत फ़र्क होता है, तो भी हम एडवाइस करते हैं उनको, मदर्स को भी, कि जो भी लड़कियों की प्रॉब्लम है, आजकल तो लेके आते भी हैं लोग, छोटी छोटी लड़कियों को भी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा जल्दी भी स्टार्ट होने लगा पीरियड्स, राइट लड़कियों को समझ भी नहीं होती, तो भी उनको लेके आते हैं। और ये आजकल आईपीएल्स का भी ऐसा हाँ, फंडा हो गया है कि आप स्टोर पे चले जाओ, चॉकलेट दे दो जैसे बोल यस के ले यस लेते हैं एंड दे विल टेक। यस तो यस, ये कितना हार्मफुल है एक यंग लड़की के लिए? हार्मफुल तो है, हार्मफुल कितना ज़्यादा है, मतलब इतना क्या? ज़्यादा कि कभी कभी तो ये बहुत नुकसान कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि लड़कियां आजकल क्या हो जाता है, जैसे एम्प्टी अनमेरिड लड़कियां हैं, है ना, कोई प्रेगनेंसी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, वो लोग मेडिकल शॉप से जाके ले लेते हैं दवाई, हालांकि उनको अलाउड नहीं है, फिर भी इंडिया में सब चलता है, सब चलता है, चलता है, जुगाड़ है। फिर वो ले लेते हैं, लेने के बाद प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, फिर वो लेके आते हैं आधी रात को। तो वही हम उनको समझाते हैं कि बजाय इतने कॉम्प्लिकेशन करने, क्योंकि कभी कभी लाइफ एंडेंजरिंग हो जाता है, राइट। तो वही समझाते हैं कि भैया बजाय इसके कि आप मेडिकल शॉप से लो, डॉक्टर से कंसल्ट करके लो, हम भी देते हैं आपको दवाई, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते, हम भी देते हैं, पर हमको कंसल्ट करोगे तो आपकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, राइट। हम लोग आपको ट्रीट कर देंगे, जैसे हम, और तुम्हें आगाह कर देंगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि मेडिकल वाला क्या बताएगा ना, वो कैसे बताएगा, वो ही इज़ नॉट ए डॉक्टर, तो केमिस्ट है, उसको तो दवाई बेचने का काम है सिर्फ। ऐसे कोई यानी अभी तक यानी आईपीएल लिए उसके साइड इफेक्ट से कोई डेथ वगैरह हुई है? डेथ नहीं हुई, लेकिन कॉम्प्लिकेशन हुई है, ब्लड बहुत तक देना ज़्यादा। पड़ा है, ब्लड तक देना पड़ा है।
यानी वो स्टेज तक गए हाँ वो इंसान स्टेज की तक, बस अब नहीं हाँ बचेगा। बीपी फॉल हो गया, उठा वो के टाइम में डॉक्टर सपोर्ट उठा करते के हैं। लाए हैं पेशेंट को, गोद उठा के ऐसे लिटरली। वो टाइम में डॉक्टर मतलब पेशेंट को सपोर्ट करता है, तो वही अगर पहले पहुंच जाते तो उनके लिए अच्छा होता वही बताते हैं, वही बताती हूँ मैं कि यही काम तुम पहले हमारे पास आ जाते तो ये नौबत तो ही नहीं ये आती। नौबत नहीं आती आज तक, यहाँ तक की नौबत नहीं आती। और मैंने आपको बहुत इसमें भी देखा, कैंसर अवेयरनेस के लिए आप बहुत ज़्यादा आगे हो। अब चंद्रपुर में मैंने देखा नहीं है सबसे ज़्यादा, बिकॉज मैं जब आपसे फर्स्ट टाइम मिला था तब आपने मेरे को उस चीज़ के बारे में बताया था। तो ये हाँ, कैंसर अवेयरनेस के बारे में। और रिसेंटली अभी मेरे एक फ्रेंड की मदर की डेथ भी हुई, ब्रेस्ट कैंसर थे। तो ये इसके बारे में क्या अवेयर करना चाहेंगे आप? कैंसर के बारे में ऐसा है कि देखो कैंसर लेडीज़ में दो तरह का होता है, एक तो बच्चेदानी का रहता है, यूट्रस का, सर्विक्स का, ओवरी का, और दूसरा ब्रेस्ट का। ब्रेस्ट का तो हम सलाह देते हैं कि नहाते वक्त आप ब्रेस्ट पैल्पेट करो। आप आफ्टर 35 ईयर्स या 30 ईयर्स कभी भी नहाते हो तो थोड़ा ब्रेस्ट फील कर लो। अगर आपको कोई लंप फील होता है, कुछ मास फील होता है, तो डॉक्टर को दिखाओ जाके तुरंत अगर आपको कभी भी फील होता है। और ये तो बहुत सिंपल है ना कि आपको कोई मास फील हुआ, क्योंकि कैंसर वाले पेशेंट को पेन नहीं होता है। सबसे पहला कारण लोगों का डॉक्टर के पास पहुंचने का होता है कि हमको यहाँ दुख रहा है, तो वो आते हैं डॉक्टर के पास, मुझे पेट दुख रहा है, यहाँ प्रॉब्लम ही नहीं लग रहा तो कैसे जब आएगा? उनको लगता है कुछ नहीं है, कुछ है नहीं, तो ऐसे क्या है, क्यों दिखाएं, ऐसे फील करता है कुछ नहीं है, नॉर्मल है। उनको नहीं पता ना लंप का क्या मतलब है। हाँ। अभी आजकल थोड़ा थोड़ा लोगों को पता लग गया कैंसर के बारे में, तो आ जाते हैं डॉक्टर के पास। ये कैंसर ब्रेस्ट का तो ईजी है डिटेक्ट करना, लेकिन बच्चेदानी का कैंसर डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके सिम्टम ही उनको समझ नहीं आते कि कब उनको सर्विक्स का कैंसर हो गया, कब यूट्रस का कैंसर हो गया और कब ओवरी का कैंसर। क्योंकि उनके सिम्टम्स क्या रहते हैं, ज़्यादातर एज जो है कैंसर की आफ्टर 40-50 ऐसे रहती है ज़्यादातर, कभी कभी यंग एज में हो जाता है। तो उसमें क्या रहता है, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में क्या होता है कि लेडीज़ को लगता है कि 40-45 साल पे वैसे भी मेनोपॉज शायद आने वाला है, इसलिए मेंसेस गड़बड़ हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, इरेगुलर हो रहे हैं, तो वो ज़्यादा बॉदर नहीं करती हैं। वो सोचते हैं कि ये मेनोपॉज आने वाला है, बंद हो जाएगा। बाकी लेडीज़ भी बोलती हैं अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, फिर बंद हो गया था। तो लेकिन एवरी टाइम वैसा नहीं होता है। तो कैंसर का जो सर्विक्स है उसमें भी यही प्रॉब्लम होती है कि आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होगी या वाइट डिस्चार्ज होगा, जो उनके लिए वो नॉर्मल है। तो जब तक आप चेकअप ही नहीं कराओगे, और डॉक्टर के पास आने से घबराते हैं, दिखाना नहीं चाहते कि क्या दिखाएंगे, ब्लीडिंग हो रही है तो क्या चेक करेगी मैडम, कैसे चेक करेगी, क्या करेगी। हम बोलते भी हैं चेकअप करा लो, तो नहीं मैडम आप दवाई दे दो लाइक दैट दे अवॉइड। पर वो बहुत ज़रूरी है, ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, आप डॉक्टर से चेकअप करा लो। मे बी नॉर्मल हो, ज़रूरी नहीं कि एवरी टाइम कैंसर ही मिलेगा, लेकिन कुछ और भी मिल सकता है, फाइब्रॉइड मिल सकता है, कोई ओवरी में गांठान मिल सकती है, और कभी कभी जैसे यूट्रस का कैंसर है उसमें भी सिर्फ आपको प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल ही होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई पेन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम लेडीज़ होती हैं कि नॉर्मल है एट द एज ऑफ 40-45, लेकिन चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस यही है कि आपको जब भी कोई भी प्रॉब्लम नॉर्मल चल रहा है ठीक है, नॉर्मली होके बंद हो गया वो भी ठीक है, लेकिन अगर आपको इरेगुलर हो रहा है या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो आप डॉक्टर से चेकअप करा लो, सोनोग्राफी करा लो, सब ठीक है तो दवाई दे देंगे। बराबर है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको अर्ली डिटेक्शन से आपकी जान बच जाती है। अर्ली स्टेज पे ऑपरेशन हो जाता है, रेडियोथेरेपी हो जाती है, तो आपकी जान बच जाती है और कई साल तक आपकी लाइफस्टाइल, 8 साल 10 साल तक आपका लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। अदरवाइज़ क्या है, जब आप जाओगे डॉक्टर, जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, खून भी कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगी, जाओगे तो पता लगेगा 4th स्टेज पे हो गया, 3rd स्टेज पे हो गया, तो उसमें रिस्की हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। हाँ वो समय रिस्क हो जाता है। आपकी एज 70 हो गई, आपने जैसे बताया, अभी तक कितने पेशेंट्स हो गए होंगे, एनी काउंट? आपने अब तक की लाइफ में कितने पेशेंट हैंडल किए? वो कैसे गिन सकते हैं? तो भी एक अंदाजा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सीनियर है चंद्रपुर में, मतलब किसी का काउंट भी नहीं होगा, इतने पेशेंट आपके पास आए होंगे। बहुत सारे पेशेंट कैंसर के भी डिटेक्ट किए हैं, बहुत सारे पेशेंट, और उसमें से कोई एक ऐसा जो आपको अब तक याद होगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आया होगा आपके पास, जिसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? अभी रिसेंट की बात है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लेडी, वो उसकी सीए की वाइफ आई मेरे पास, अकेली आई, और बच्ची उसकी 10वीं 12वीं पढ़ती थी, बाहर ही बैठी थी, लड़की के साथ आई, रात को आई 8 बजे
बोलती है मेरे को ना थोड़ा थोड़ा यहाँ पे कुछ लग रहा है, ऐसे गठान टाइप दुख रहा है ब्रेस्ट में। मैंने देखा तो देखने के बाद समझ आ गई ये कैंसर है। अपने को तो ओह यार, क्लिनिकली समझ आ जाता है कैंसर राइट, है, हाँ लेकिन अब उसको मैं बता नहीं सकती थी कि तेरे को ब्रेस्ट कैंसर, कि वो हस्बैंड भी नहीं आया था, अकेली आई हाँ थी। मैंने बोला तुम ऐसा करो, अभी जाके ना मैमोग्राफी कराओ, हाँ 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 जो ब्रेस्ट की मैमोग्राफी होती है जैसे और दूसरा एक सोनोग्राफी करा लो। हम्म, तो कहती है क्यों, कुछ है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वैसे ही हम सब पेशेंट की अगर कुछ भी गठान है तो कराते ही हैं, तुम करा के लेकिन मेरे को आके रिपोर्ट ज़रूर बताना, क्योंकि लेट हो रहा था। 8 साढ़े 8 बजे वो गई है, तो शी मे नॉट कम की मैमोग्राफी होगी, सोनोग्राफी होगी, वो उसका 10 बज जाएंगे फिर मेरे पास। तो मैंने उसको ये बोला कि तुम करा के ना, जब कितने भी बजे होंगे तो मेरे को रिपोर्ट आके ज़रूर बताना। तो रिपोर्ट लेके आई, रिपोर्ट में कैंसर निकला। तो अब मैं उसको नहीं बता सकती थी ना, पढ़ी लिखी लेडी है और हस्बैंड को था नहीं साथ में। तो मैंने बोला ऐसा करो, तुम ना हस्बैंड से मेरी बात करा देना। अच्छा, तो वो थोड़ा उसको डाउट आया कि ये जरूर कहती कुछ गड़बड़ है क्या। मैंने कहा कोई नहीं गड़बड़ नहीं है, अब गठान है तो उसको तो निकालना ही पड़ेगा ना। राइट, तो ऐसे करके मैंने उसको घर भेज दिया। तो बाय चांस उसके हस्बैंड का नंबर मेरे पास, हमारा सीए था वो, तो राइट, मैंने राइट, उसको फ़ोन किया, ये घर भी नहीं पहुंची थी। मैंने उसको बोला मेरे को ना कैंसर लग रहा है, तो आप इसके बायोप्सी कराना पड़ ज़रूरी है। हाँ हाँ तो वो भी घबरा गया, वो भी घबरा गया सुन के, क्योंकि वो उसकी वाइफ तो वैसे ही उसने भेजा था जाके मेडिकल मैडम को जाके नॉर्मली मिलने, भेजा था घर नॉर्मली। से। तो अच्छा कहता है, फिर कहता है ऐसा है, इसका भाई भी ऑन्कोलॉजिस्ट है, मतलब कैंसर का ही वो पढ़ाई कर रहा है ओके, एमएस बॉम में। मैं तो वो तो बेस्ट है, फिर ऐसा करो उसको रिपोर्ट भेज दो आप सोनोग्राफी मैमोग्राफी की, और वो समझ जाएगा। हाँ तो रिपोर्ट भेज दी और अगले दिन ही सुबह ही वो कैंसर हॉस्पिटल चले गए, नागपुर नेशनल इंस्टीट्यूट, अगले दिन सुबह मॉर्निंग में। ओके, तो कैंसर उसका काफ़ी एडवांस स्टेज में था। अब वो अभी 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 जो उसे किया बताया, इट वॉज 4 स्टेज कैंसर। पर अभी ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है, बॉम्बे से सब कुछ हो गया, क्योंकि आजकल ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा आ गया है। पर ऐसे लेट डिटेक्ट होता है पढ़े लिखे लोगों में भी। और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है वुमेन्स में? जैसे आपने बोला कैंसर है, और ऐसे जो भी है गायनी की प्रॉब्लम रहती हैं, ब्लीडिंग प्रॉब्लम रहती हैं, अनीमिया रहता है, खून कम रहता है, ध्यान नहीं देती हैं लेडीज़, चलता रहता है घरों में, अपने खाने पे ध्यान नहीं देना। खाना भी जो बचा पहले हस्बैंड खाएगा, बच्चे खाएंगे, फिर बाद में फिर खाते बाद में हैं, लेडी तो खाएंगे। खून की कमी हो जाती है। और अवेयरनेस, फल फ्रूट हरी सब्जियां खाना, पानी ज़्यादा, सिंपल सी बातें रहती हैं, सिंपल से सिंपल, पानी ज़्यादा पीना। नहीं पियेंगे कि हाँ चंद्रपुर में इतनी गर्मी है, कितने लोग स्टोन के पेशेंट, कितने पेशेंट स्टोन, किडनी स्टोन के निकलते हैं। सिंपल से पानी ज़्यादा पीने से ही आपका क्रिस्टल यूरिया नहीं होगा, स्टोन नहीं बनेगा। फिर हरी सब्जियां ज़्यादा खाओगे, फल खाओगे, आपका खून की कितना कमी नहीं वाटर होगी। इनटेक होना चाहिए एटलीस्ट गर्मियों इन में अ डे? मिनिमम 3 to 4 लीटर्स, और समर में तो मिनिमम। ऐसा कुछ यानी मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग है, ऐसा नहीं, ऐसा मेल्स के स्पेसिफिक लिए कुछ? इससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, बिकॉज मेल्स आउट गोइंग रहते हैं ना, बाहर राइट, ज़्यादा जाते हैं, राइट, लेडीज़ घर में रहती है, तो मेल्स का थोड़ा और ज़्यादा। पर मिनिमम चंद्रपुर में 3 से 4 मिनिमम 4 लीटर्स पानी पीना चाहिए। और विंटर में थोड़ा कम, 2 ढाई 3 लीटर भी चल जाए, 2 ढाई में भी चल जाएगा, क्योंकि उतना पसीना नहीं आता राइट। और उतना ज़्यादा वो नहीं होता, यूज़ नहीं होता, इसलिए थोड़ा कम पीते हैं। पर पीना चाहिए, जितना ज़्यादा पानी पियो अच्छा ही है, कोई नुकसान नहीं करता। है ना, बिकॉज इतने सीनियर एज में इतना अच्छा काम कर, और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में देखा भी हूँ और सुना भी हूँ, बिकॉज आई नो विक्रम सर वेरी पर्सनली। तो पता है आपके बारे में बहुत कुछ कि आप कितना यानी बाय हार्ट भी आप कितने ये हो, वो भी पता है हमें। जैसे मैं मिला था तो आपने 1-2 इंसिडेंट बताए तो या एक इंसिडेंट्स तो इंस्पिरेशन है। बहुत है, इंसिडेंट्स तो कोई बहुत एक इंसिडेंस जो एक याद बन के रहेगा आपके लिए, जैसे आपने मेरे से एक शेयर किया था, वैसा कुछ हाँ, एक एक इंसिडेंस आपके लाइफ ऐसा का? था। एक पेशेंट थी, उसका हस्बैंड गूंगा बहरा था, ओके, पेशेंट भी गूंगी बहरी, हाँ, डिलीवरी के लिए आई, वो बोल तो सकती नहीं है ना। हाँ तो उसको नॉर्मल डिलीवरी कराया। आधी रात को 2 बजे डिलीवरी हुआ, लड़का हुआ, तो बाहर आके बताया उसके हस्बैंड को लड़का हुआ है। जैसे मैं लेबर रूम से बाहर निकली ना, वो तो बिकॉज वो गूंगा बहरा था, बता नहीं सकता था, एक्सप्रेस नहीं कर सकता था,
ऐसे से नाच रहा है, ऐसे ऐसे सीढ़ियों के सामने खड़ा हो उसकी के। खुशी नहीं दबा हाँ, रही। इतनी खुशी कि मेरे को देख के इतना अच्छा लगा कि मैं भूल ही नहीं सकती उसका चेहरा। ऐसा ऐसा रहता है। और मैंने एक आया था, एक वहाँ से गुजरात से जा रहा था साउथ, ट्रेन में उसको पेन स्टार्ट हुए। ओके। तो पहला बच्चा था उसका, और वो सास ससुर के साथ जा रही थी, हाँ मायके जा रही थी। हाँ। तो सास ससुर जा रही थी, अब उसको पेन्स हुए तो वो बेचारी नहीं बता पाई, जो आप बोलते हो हेजिटेशन हाँ लेडीज हाँ में हाँ, कि पेन हो रहा है, पर वो उसको नहीं बोल पाई कि मेरे को पेन हो रहा पेन हो है। रहा है। जब बहुत ज़्यादा पेन बढ़ गया तो बताना ही पड़ा ना, तो उसकी सास को भी समझ आ गया अभी पेन बहुत बढ़ गया। तो फिर अब वो सुपर फास्ट ट्रेन थी, तो चंद्रपुर स्टेशन पे टीटी ने रुकवाया। टीटी ने बोला भी, अब उन्होंने बताया कि भाई बहुत पेन्स हो गए हैं, बढ़ रहे हैं, तो क्या करें। उन्होंने बोला अभी तो ट्रेन तो 1 घंटे बाद, पता नहीं कितने घंटे बाद रुकेगी, आप ऐसा करो चंद्रपुर उतर जाओ। बोलते चंद्रपुर हम जानते नहीं, कुछ नहीं, वो भी रात के 12 बजे, कैसे चंद्रपुर उतर जाए ना, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, तो अननोन सिटी में कहीं पे भी अननोन उतर सिटी जाना, में, कुछ पता वो नहीं भी है। नाम चंद्रपुर लोगों ने सुना नहीं सुना होता नहीं, है बहुत ना। कम। तो टीटी ने बोला ऐसा करते हैं, मैं तुमको छोड़ देता हूँ हॉस्पिटल। हम्म। ट्रेन रुकाई उसने, और बोलता है तुम बोलते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ हॉस्पिटल। टीटी ने बोला? हाँ, मैं तुमको अरोरा हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, मैं तुम्हारी डिलीवरी कराने के लिए। तो अब उनको और थोड़ी, वो ले आया? वो आ नहीं सकता था ना, क्योंकि वो तो उसकी ड्यूटी ड्यूटी थी। थी। तो उसने उनको उतारा स्टेशन पे, ऑटो में बिठाया, खुद आया उसके साथ, ऑटो में बिठाया, ऑटो वाले को बोला इसको अरोरा मैडम के पास लेके जाओ। ओह माय गॉड। तो वो रात को जब आया मेरे पास, तो विंटर का टाइम था, तो मैंने उसकी फ़ाइल देखी, गुजरात की फ़ाइल थी। मैंने बोला जो भी पेशेंट आता, अपन बोलते हैं ना रिपोर्ट तो दिखाओ क्या है। तो देखा तो गुजरात की फ़ाइल थी। मैंने सोचा शायद कोई लड़कियां मायके में आती हैं डिलीवर कराने, तो गुजरात में इसका ससुराल होगा। मैंने फ़ाइल देखी, उसको एडमिट किया, तो मैंने बोला थोड़ी देर में डिलीवर हो जाएगी ये। ओके। तो उसके सास ससुर बाहर बैठे थे। तो इतने में जब उसकी डिलीवरी मैं करा रही थी, मैं घर नहीं गई, रुकी रही लेबर रूम में, मेरे को लगा अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। तो मैंने उसकी सास को बोला कि अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, तुम बाहर बैठो। तो थोड़ी देर हम डिलीवरी के लिए बैठे ही थे कराने के लिए, तो उसकी सास लेबर रूम में आई अंदर दौड़ी, मैडम मैडम मैडम। मैंने कहा भैया बाहर रुको तुम, अभी आते हैं। तो बाद में उसने बताया कि उसका हस्बैंड फेंट हो गया, गिर गया, चक्कर आ गया उसको। तो फिर हम सारे बाहर आए, उसके हस्बैंड को देखा, उसको बीपी चेक किया, उसको आईवी लगाया। फिर जब उसकी डिलीवरी हो गई, लड़का हुआ था, जब उसकी डिलीवरी हो गई आधे घंटे बाद, तो वो बाहर उसको बच्चे को लेके आए। तो उसका जो वो था ना फादर इन लॉ लड़की का, इसको निकालो निकालो सिलाई बच्चे को। मतलब बेचारा एकदम उठ के बैठ गया और बिल्कुल ठीक बोले। मैंने बोला कल तुम ना अपना हार्ट का चेकअप जरूर करा लेना सुबह। एक फादर का लेबर रूम में होना कितना सही है और कितना गलत है? होना चाहिए या नहीं? क्योंकि वो पेन जो लेडीज को होता है, क्योंकि एक आदमी वो चीज़ से कभी गुजरा नहीं है, तो उसे वो फील होना चाहिए, तभी वो एक वुमेन को समझ पाएगा। नहीं तो आजकल क्या है ना कि हाँ बच्चा पैदा हो गया, ठीक है, तुम संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर चीज़ ऐसी नहीं होती है गाइस, लिसन, हर चीज़ ऐसी नहीं होती है। एक वुमन का पेन वही समझ सकती है। और मेरा आज के डेट में तो ऐसा कहना है कि उनको भी उतनी फ्रीडम मिलनी चाहिए जितनी एक मैन को है। उनकी भी वॉइस उतनी ऊपर आनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि वो किसी को बता रही नहीं थी, उसको प्रॉब्लम हो रही थी, स्पीक अप, उतना बोलो, आगे बढ़ो। बिकॉज तुम जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे आगे जाएंगे, तुम्हारे बच्चों की शादी होंगी, उनके बच्चे आगे जाएंगे। तो ये शुरुआत ही आपसे हो रही है, आपसे ही शुरुआत हो रही है, जिसके लिए इतने प्रोफेशनल लोग बैठे हैं। आप इनके पास जाओ, बताओ, फैमिली से शेयर करो, सब बताओ और इनसे डिस्कस करो, तो वो कितना ज़रूरी है। वो ऐसा है, दोनों उसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। फादर का होना, जो आप बोल रहे हो, होना चाहिए लेबर रूम में, फॉरेन कंट्रीज में अलाउ करते हैं, राइट, हाँ? अपने इंडिया में नहीं है। नहीं है वो, उसका 1-2 फैक्टर्स हैं, 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो क्या होता है कि जो डिलीवरी के पेन, एक तो मुझसे देखा नहीं जाता, उसकी वाइफ को इतनी तकलीफ हो रही है, इवन इट इज़ अनबियरेबल पेन। कोई भी एक लेडीज़ को ही भगवान ने इतनी ताकत दी है कि वो इतना पेन सहन कर लेती हैं, आदमी तो शायद सहन कर ही नहीं स्टिल सकता। चुप रहती है। हाँ,
नहीं, कोई तो चिल्लाते भी हैं लेकिन फिर भी सहन कर लेती हैं। Right, right. आदमी तो इतना पेन सहन ही नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो ब्लड होता है ना, देख के को बहुत लोगों को चक्कर आ जाते हैं, बहुत लोगों को। हाँ, हाँ। जैसे हम अगर ऑपरेशन भी कर रहे हैं या नॉर्मल भी कर रहे हैं, जो ब्लीडिंग होती है ना, उसको देख के बहुत लोगों को चक्कर आ जाते हैं। तो दोनों फ़ायदा ये है कि उसको समझ आएगा कि मेरी बीवी को कितनी तकलीफ़ हो रही है ना। और डिसएडवांटेज ये है कि वही गिर गया तो हम पेशेंट को देखेंगे कि उसको देखेंगे, हम दोनों एट द सेम टाइम पेशेंट भी, बेबी भी, हस्बैंड भी, तीनों को पूरी फैमिली को एक साथ ट्रीट करना है। कैसे करेंगे। और फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, वो रखते हैं जेंट्स को, देखते भी हैं, सब करते भी हैं। फिर इवन वहाँ पे तो जो क्लीनिंग वगैरह पार्ट है वो भी सारे मिल के ही करते हैं। सिस्टर हो गया या हस्बैंड, वहाँ पे ये वो फंडा नहीं है ना कि यहाँ पे स्वीपर आएगी, आया आएगी, वो साफ़ करेगी। वहाँ पे वो सब नहीं है, वो खुद ही करते हैं, पूरा क्लीन वो खुद ही करते हैं। बेबी को लेके वो सब, उसका बेड से लेके इवन ब्लड वगैरह पूरा साफ वो खुद ही करते हैं। हस्बैंड हो या सिस्टर हो, जो भी स्टाफ है सारा मिलके करता है, सब मिलके करते हैं। ये यूनिटी होनी चाहिए सब में। यहाँ पे फर्क है कि ये काम वाला है, ये यही करेगा, नहीं, खुद भी क्योर करो, खुद भी प्रिकॉशंस लो, करना चाहिए। ठीक है। थैंक यू सो मच आने के लिए मैम। ओके, थैंक यू। और हम आगे भी चाहेंगे कि आप आओ और ऐसे इंस्पायर करो लोगों को, एंड जो भी मिथ है, फैक्ट है, वो बस्ट करो। और बहुत सारी अवेयरनेस है, बहुत जरूरी है, जो आज एक सिटिंग में तो, एक टॉक में तो वो क्लियर नहीं हो कर सकता। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे फिर से मिलने की, और फिर से एक बार आपका बहुत चाहेंगे। चलो, ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।